नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोदारा में हार्दिक स्वागत। जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसके तहत आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जल। ये थलशाला थलशाला होता है छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत कृत्रिम बर्तन होता है घर में पौधे रखने का। उसे क्या कहते हैं? थलशाला। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्कर कहते हैं। जिस प्रक्रम जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्कर कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। एल्वन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, हिमनद है। महासागरों, समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसके अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये देखिए साथियों, जल चक्कर क्या दिखाया गया है इसमें। शुरू में समुद्र का जल वाष्पीकरण होता है गर्म वातावरण के कारण। उसके बाद ऊपर पहुंच के ठंडा होता है, संघनन होता है। उसके बाद वर्षा होती है। उसके बाद वही पानी वापिस समुद्र में आ जाता है और फिर वाष्पीकरण होता है। यह है जल चक्कर। ये कुछ सागरों के नाम, नदियों के नाम, जैसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इसको आप एक बार देख लीजिए। जल का वितरण। लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की एक सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी की तल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर 97.3%, बर्फ क्षेत्र 0.2, भूमिगत जल 0.68%, झीलों में अम्लीय जल 0.09, समुद्री स्थल एवं नमकीय झीलें 0.09, वायुमंडल 0.019, नदियां 0.001, टोटल 100। इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है।
जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलना कुछ जादुई सा अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल व झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह है प्रशांत महासागर का दृश्य। समुद्री सतह पे पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। तरंगे। समुद्र तट पर तरंगे चलती रहती हैं। कैसे? तरंगों के साथ जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इसे तरंगे कहते हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, यह तरंगे कहते हैं। ये तरंग है। तूफान में तेज वायु चलने से विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। यह तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है। 2004 में सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रयी तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ये 2004 की सुनामी के बारे में बताया गया है साथियों। उसके बाद है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब तट से पीछे चला जाता है, तो इसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वरद ज्वार कहते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? वरद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटे को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है साथियों, ये चित्र दिया गया है जैसे सूर्य और चंद्रमा अलग अलग दिशाओं में हो
तो इनका गुरुत्वाकर्षण का बल बंट जाता है, जिससे लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा एक दिशा में हो तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ जाता है, उसको वर्ग ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौका संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर की तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फल मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय तथा निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास व उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यह देखिए साथियों, इसमें जो ये विषुवत रेखा है इसके आसपास से जो धाराएं निकल रही है वो गर्म जल धाराएं हैं, और जो ऊपर से उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है या इधर से जो आ रही है ये ठंडी जल धाराएं हैं। जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। धन्यवाद साथियों।